साल 2004 को मैंने जो देखा था उसे कैसे बयां करूं। मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन इसे एक कहानी की तरह ही सुन लीजिए। हो सकता है आपका कुछ फायदा ही हो जाए। साल 2004 मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा था और मेरा काम भी छूट चुका था और पिता की बीमारी ने हमें कर्ज में डुबो दिया था। मेरे पिता को बचाया नहीं जा सका, लेकिन अब कर्ज चुकाने की बारी थी। मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया करता और इतनी ज्यादा मेहनत के कारण बार बार मैं बीमार हो रहा था। मां ने कहा था, तुम्हें अपनी बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है। तुम तो 16 से 18 घंटे तक इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसा करो जिससे कर्ज चुकाया जा सके। कर्ज थोड़ा कम ही रह गया था, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर पाता। तो मां ने कहा, वो पुश्तैनी जमीन बेच दो। अब उस जमीन को क्या रखे रहना, वो तो तुम्हारे पिता थे जो कहे जा रहे थे कि पुश्तैनी जमीन नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। मैं कहती हूं इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए अगर जमीन को बेचना भी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं होती। मुझे याद है वो पुश्तैनी जमीन। हम कभी बिहार में रहा करते थे। उसके बाद पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में आ गया था क्योंकि पिता की नौकरी यहां पर लगी थी। उसके बाद से हम कभी बिहार अपने गांव गए ही नहीं। लगभग 27 साल पहले मुझे याद है हम गांव में रहा करते थे। यहां पर जब से आए हैं मुझे तो अपने गांव की बात भूल भी चुकी थी। मां ने याद करवाया कि वो जमीन हमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसे बेचने पर कुछ पैसों का इंतजाम तो हो ही सकता है। और अगले दिन मैं इसके बारे में सोचे जा रहा। मेरी बीवी ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी वो काम कीजिए, ऐसा ना हो हमारा कर्ज थोड़ा बढ़ जाए। तो मैंने सोचा एक हफ्ता वहां लगा कर आता हूं। वो जमीन जितने में बिकती है उसे बेच दूंगा और पैसे लेकर ही वापस आऊंगा और इससे कर्ज चुका दूंगा। मुझे लगता है कर्ज चुकाने के बाद भी कुछ रुपए तो बच ही जाएंगे। मुझे मेरे गांव के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन 27 सालों में गांव बहुत बदल चुका होगा। मैंने सोचा कि लोग मुझे पहचानेंगे। अरे पहचानेंगे ही, काम तो आसान ही होगा। वैसे भी दादाजी ने वो जमीन जब मैं छोटा था मेरे नाम करवा दी थी, तो मुझे कोई ज्यादा बड़ी परेशानी तो होने वाली नहीं। सुबह सुबह मैं निकला था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और वैसे भी न्यूज में बताया जा रहा था इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी और बिहार के कुछ इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ के बारे में भविष्यवाणियां की जा रही थीं, लेकिन जो मुसीबत थी वो बाढ़ से भी ज्यादा बड़ी थी। इसीलिए उस गांव तक पहुंचना मेरी आखिरी उम्मीद बची थी। जब मैं उस बड़े शहर में पहुंचा था जिसका आपको नाम नहीं बता सकता, तब वहां से मैंने सोचा टैक्सी लेकर गांव तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता हूं, क्योंकि बस के सहारे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है और उस गांव तक बस वैसे भी नहीं जाती। लेकिन मैं जमीन का काम करवाने के लिए आया हूं, इसीलिए टैक्सी के सहारे जल्दी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन उस समय बस स्टैंड पर इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर तैयार नहीं था वहां से निकलने के लिए। और जब मैंने अपने गांव के बारे में बताया तो वो कह रहे थे कि सड़कों पर पानी भरने लगा है, इतनी दूर दराज गांव में हम नहीं जा सकते। मैंने ज्यादा पैसे देने के लिए कहा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगा ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई है, बारिश ने सारा का सारा काम खराब कर दिया। लेकिन मुझे वहां तक जाना ही है, क्या करूं? मैंने किसी बस ड्राइवर से पूछा, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ टैक्सी ड्राइवर से पूछा, कोई फायदा नहीं हुआ। एक ऑटो चालक था, मैंने उससे बात की। वो शुरू में कह रहा था मैं कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उसे 200 रुपये दिखाए और कहा, देखो ये कीमत ज़्यादा ही है, एक तो वहां पहुंचाने की कीमत और ऊपर से ये 200 रुपये। अब बताओ चलोगे या नहीं चलोगे? फिर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा वो शहर तक नहीं जाएगा, जहां तक हाईवे होगा वो वहां तक जाएगा और बाकी का सफर मुझे चलकर तय करना होगा, क्योंकि कई गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। तो अगर ऑटो फंस गया तो वहां से निकाला नहीं जा सकेगा।
हाईवे तक ही वो जा सकता है। मैंने कहा ठीक है, चलो हाईवे तक ही पहुंचा दो, बाकी मैं चलकर सफ़र तय कर ही लूँगा। वहाँ कोई ना कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी या कोई मोटरसाइकिल से मुझे वहाँ पहुँचा देगा। मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। वक्त शाम का था और ऑटो वाले ने मुझे हाईवे पर छोड़ दिया और मुझे पता था यहाँ से आगे 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और वैसे भी ये छोटा हाईवे था। बहुत लंबा सफ़र तय करके आया और बड़ा बैग था मेरे पास। सोचा था 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे, तो मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन इतना ज़्यादा थक गया कि चला नहीं जा रहा और हाईवे से नीचे उतरते ही वो पगडंडी नज़र नहीं आ रही थी। 27 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे गांव में जाने वाला रास्ता पक्का नहीं हुआ था। बारिश के कारण कीचड़ इतना ज़्यादा था कि मेरे पैर बार बार फंसे जा रहे थे। लेकिन अब भी हालात इतने बुरे नहीं थे कि गांव तक पहुंचा ना जा सके और मैंने सोचा था बस बारिश रुक जाएंगी 1-2 दिन में और सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। गांव तक पहुंचने में मुसीबत होगी, गांव से निकलने में जरा भी मुसीबत नहीं होगी। चलते चलते बैग को घसीटते घसीटते कीचड़ से सन चुका था मैं और वक्त रात का हो चुका था। जब मैंने उस गांव को देखा तो मुझे बचपन की यादें आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही थीं। वो यादें जो आपको ऐसा लगता है जैसे बचपन में ले गई हूं। मैंने कुछ घरों को पहचाना, वो जर्जर हो चुके थे, कुछ घर टूट चुके थे, जबकि कुछ नए घर बने हुए थे। लेकिन हालात इस गांव के वैसे। लाइट भी अच्छे से काम नहीं कर रही। मुझे एक भी स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आई। मैं टॉर्च लेकर आया था और जब गांव में मैं पहुंचा, मुझे अब ये भी पता नहीं था कि अब गांव का मुखिया कौन है। बहुत पहले जब मैं लगभग 10 साल का था तब इस गांव में रहा करता था। अब 37 का हो चुका हूं। मुझे कोई पहचानेगा या नहीं मैं नहीं जानता था। लेकिन वहां मैंने कुछ लोगों को देखा जो पेड़ के नीचे ताश खेल रहे और पेड़ बरगद का था, इसीलिए नीचे पानी की कोई बूंद पहुंच नहीं रही थी और वैसे भी पेड़ के इर्द गिर्द ईंटों से घेरा बनाया गया था। ऐसी जगह चौपाल सजती है। वहां वो कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, लालटेन ऊपर की तरफ करके एक बुजुर्ग ने दूर से आवाज लगाई थी, कौन है? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। मैंने उन्हें जवाब दिया, जी मैं इस गांव से ही हूं, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। 27 साल पहले मेरा परिवार गांव छोड़कर जा चुका है। फिर उस बुजुर्ग ने मेरा नाम पूछा और मैंने उसे जवाब दिया, जी दीपेश, मैं दीपेश हूं, मेरे दादाजी का नाम यह था। मैंने अपने दादाजी का नाम बताया और फिर उस बुजुर्ग ने मेरे दादाजी को पहचान लिया होगा और उसने आवाज लगाकर कहा, अरे इस तरफ आ जाओ, भीगे क्यों जा रहे हो और कीचड़ से किस तरह से सने हुए हो? अरे ये तो हमारा दीपेश है, याद नहीं है? छोटा हुआ करता था, यहां खेला करता था। मैं भी बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। वहां करीबन 4 लालटेन लटकी हुई थी। रोशनी अच्छी खासी थी। वहां खड़े होकर मुझे अच्छा लगा और अब मैं भीग नहीं रहा था। मुझे लगता है मैं कल तक बीमार हो जाऊंगा, ठंड के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका है। और एक बुजुर्ग कहने लगा, अरे ऐसे कैसे बीमार हो जाओगे? अभी अपनी बीवी को कहता हूं गर्म वाला काढ़ा बनाओ। अरे इतनी सी बारिश से हम बिहारी लोगों को कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम भी हमारे जैसे ही हो। मैं मुस्कुराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम इतने समय बाद आए हो। मैंने दादाजी के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में बताया। उन्हें इस बात का दुख था। फिर मैं अपना घर देखना चाहता था क्योंकि मैं वहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी 27 सालों में घर की ये हालत हो गई होगी। सोचा था बारिश नहीं होगी तो घर में रह सकता हूं, वैसे भी मैं तो छत पर ही सोता हूं। लेकिन कुछ नहीं था उस घर में, टूट चुका, बिखर चुका। और फिर मैंने उस बुजुर्ग को कहा, जी मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। रुकने का कोई इंतजाम भी नहीं किया मैंने, आप कुछ कर सकते हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अरे करेंगे क्यों नहीं, यहाँ पर एक बंगला है, जो भी यहाँ मेहमान आता है उसे बंगले में रुकने के लिए ही कहा जाता है। इससे गांव की इज्जत बनी रहती है, क्योंकि कभी कभी जवाई राजा जो
हमारे गांव की किसी लड़की से शादी कर चुके हैं, यहाँ आते हैं तो उस बंगले में रुकने के लिए उन्हें कहा जाता है। इससे हमारी इज्जत 7 आसमानों ऊपर पहुंच जाती है। फिर मुझे वो बंगला दिखाया गया। 3 मंजिला बड़ा बंगला था। कुछ पुराना लग रहा, लेकिन कम से कम छत तो थी। तो मैं खुश। जैसे ही मैं उस बंगले में गया, बंगले में मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था और उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम यहाँ रह सकते हो। मैंने कहा जी मैं तो रहूँगा, लेकिन अकेले इतने बड़े बंगले में। अरे यहाँ तो सामान होगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उस बुजुर्ग ने कहा, अरे तुम दीपेश हो, तुम तो हमारे ही हो। अरे हमें तुमसे किस चीज़ का डर। रहो, इसे अपना घर ही समझो और कल सुबह बताना तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब काफ़ी रात हो चुकी है, हमें भी अपने घर जाना है। खाना खाना चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा नहीं जी, मैं रास्ते में ही खा लिया था खाना, मैंने पैक करवाया था और रास्ते में मैं खा चुका हूँ। फिर वो बुजुर्ग ने मुझे इशारा करके कहा, दरवाज़ा बंद कर लो बेटा, रात को बारिश में सुरक्षित नहीं होता। दरवाज़ा बंद कर लोगे तो हमें भी खुशी रहेगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो बुजुर्ग वहाँ से जा चुका था। बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ कुछ मोमबत्तियाँ, कुछ दिए लगा दिए गए थे। मेरे पास टॉर्च थी और मैंने उस टॉर्च को जलता हुआ ही छोड़ दिया। फिर सामने खाट लगी थी और खाट पर छलांग लगाकर मैं लेट गया। कपड़े गंदे ही थे, लेकिन वो रस्सी की खाट थी, वो भी गंदी हो जाती तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। चादर लगी होती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता। वो रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। मैं इस तरह से थक चुका था कि एक बार आंख लगी तो सुबह जाकर आंख खुली। आंख तब खुली जब उस बंगले का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। मैंने हड़बड़ी में उठकर वो दरवाज़ा खोला तो 3 बुजुर्ग थे जो मुझसे मेरा हालचाल पूछ रहे, और मैंने उन्हें कहा, जी आइए, अंदर आइए। वो मेरे लिए खाना लेकर आए थे। वक्त 8 बजे का हो चुका था। मैं 6 बजे उठता हूँ, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पता ही नहीं चला। कुछ कुर्सियाँ लगी हुई, वो कुर्सियों पर बैठ चुके थे। फिर मेरे दादाजी के बारे में पूछ रहे, पिता के बारे में पूछ रहे, और ऐसे ही बातें चलने लगी। फिर उन्होंने मेरे यहाँ आने का कारण पूछा और मैंने उन्हें बिल्कुल साफ बता दिया, जी देखिए, माली हालत थोड़ी ख़राब चल रही है, पैसों की ज़रूरत है और हमारी यहाँ पर ज़मीन पड़ी थी तो मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ। वो घर अब रहा नहीं, ज़मीन ही कहूँगा। उससे जो पैसे आएंगे तो घर का कर्ज चुक जाएगा, क्योंकि जी अब माली हालत बुरी है। पिता का इलाज भी करवाना था तो ये मुसीबत सर पर आ गई। ज़मीन बड़ी है, बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो गांव में खरीदार तो होंगे ही। जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहने लगा, अरे हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ ज़मीन लेने के इच्छुक बहुत लोग हैं। वो सही जगह है गांव के बीच में, उसे खरीदने वाले तो काफ़ी मिल जाएंगे, बस कीमत सही मिल जाए। मैंने कहा, जी ज़्यादा महंगा कहूँगा ही नहीं, जितनी जायज़ है उतना ही मांग रखूँगा। फिर लगभग 12 बजे के करीब कुछ लोग थे जो गांव के उस बंगले के अंदर आ चुके। मुझसे मिले, मुझसे बातें हुई और उसके बाद घर की कीमत की बात चलने लगी। मैंने ज़्यादा बड़ी कीमत बताई ही नहीं। कई लोग इच्छुक थे, जिसके बाद मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं ये ज़मीन किसे बेचूंगा। बोली लगाना गांव में अच्छा नहीं समझा जाता, तो रजामंदी से ही ज़मीन को बेचा जाता है। गांव के मुखिया कहने लगे, देखो, मैं अपना कारण बताता हूँ, इस ज़मीन को मैं क्यों खरीदना चाहता हूँ। मैं इस ज़मीन पर स्कूल बनवाना चाहता हूँ। स्कूल, या कभी कभी बाढ़ आ जाए या कुछ आपदा आ जाए तो सामान रखा जा सके। मैं इस ज़मीन को खरीदना चाहूँगा, ये तुम पर है, तुम किसे बेचना चाहोगे। बाकी कुछ खेती करना चाहते थे, कुछ घर बनाना चाहते थे, लेकिन मुखिया की बात मेरे दिल को छू गई और मैंने कहा, मुखिया जी, अब आपने तो दिल की बात ही कर दी, आपको मैं ज़मीन देना चाहूँगा। मुखिया जी ने कहा, बस तो रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। मैंने कहा, जी बिल्कुल, तो आज ही रजिस्ट्री करवा दें। मुखिया जी कहने लगे, नहीं नहीं, आज बारिश इतनी ज़्यादा है, निकलने में बहुत परेशानी होगी। अरे देखो तो सही, सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, आसपास के गांव में जाना भी मुसीबत से खाली नहीं है, और तुम कहते हो शहर जाएंगे, तहसीलदार के दफ्तर जाएंगे और वहाँ रजिस्ट्री करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, रुकना पड़ेगा तुम्हें कुछ दिन।
बारिश जब तक हटती नहीं और आसमान साफ नहीं होता, पानी निकलता नहीं, तब तक हम गांव छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मुखिया जी की बात समझ पा रहा था और मैंने कहा, जी मुखिया जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। गांव तक पहुंचने में मुझे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा और कहा तो जा रहा था ज़्यादा बारिश नहीं होगी, अब रुकने वाली है जी, जो पानी भरना था भर चुका है। देखते हैं, मुझे उम्मीद है कल तक बारिश रुक जाएगी, तो कल दोपहर चलते हैं। मुखिया जी ने कहा, जी बिल्कुल, कल दोपहर चलते हैं। तब तक अब बारिश में तुम्हें गांव भी क्या घुमाए, घूमना चाहते हो तो ये लो, ये छतरी ले लो। मैंने कहा, अरे मुखिया जी रहने दीजिए, छतरी मेरे पास है, घूमने का मन हुआ तो मैं घूम लूंगा, बस खाने का इंतजाम हो जाए। और खाने का इंतजाम मुखिया जी ने करवा दिया था। दोपहर को छतरी लेकर गांव देखना चाहता था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि कच्चे रास्ते कीचड़ से सने पड़े और मैं वहां से निकल नहीं सकता था। तो घूम फिर कर मैं बंगले के अंदर आ गया और लगभग रात होते होते मैं बंगले में अकेला ही था। शुरू शुरू में बंगले को देखा, लेकिन उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुराने जमाने में आ गया हूं। एक तो जब बारिश होती है यहां हालत बहुत बुरी हो जाती है। ना तो टीवी था यहां पर, ना बिजली का अच्छा इंतजाम था। बारिश में बिजली का बड़ा कट भी लगा होगा। अब करने के लिए कुछ बचा नहीं तो बस छत को और दीवारों को ताकना ही मेरे लिए यह काम बन चुका था। शाम के वक्त हल्की हल्की बारिश कम हुई थी और मुझे लगा इस समय मुझे इस बंगले से बाहर निकलना चाहिए। मैं बंगले से बाहर निकला। मैं अब किसी और से बात करना चाहता था। गांव में कोई दुकान नहीं थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर लोग सामान खरीदते कहां से होंगे। गांव के बाहर मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी थी जहां दुकानें हों। यानी कि शहर से सामान इतनी दूर लेकर आते हैं ये, या हो सकता है कोई टपरी वाला यहां पर आता हो। मैं वैसे ही घूमता रहा और गांव के पुराने जर्जर ये मकान मुझे बड़ा खौफनाक अनुभव दे रहे थे। पुरानी यादें अब आंखों के सामने आ तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा वो यादें थोड़ी धुंधली धुंधली सी हैं। तब मैंने एक लड़के को देखा जो इस बारिश पे एक तालाब में नहा रहा था। उस लड़के को देखते ही मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे हो लड़के, बारिश इतनी तो हो रही है, तू बारिश में भी तालाब में नहाने के लिए आया है। उसने कहा, मुझे तालाब में नहाना बहुत अच्छा लगता है, हर रोज मैं यहां पर आता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए परिवार वाले आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज मौका लगा तो मैं तैरने के लिए आ गया। मैं हंस रहा था, लेकिन बात उसकी भी सही थी। जब वो तालाब से बाहर निकला, मैंने उससे कुछ सवाल किए। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, वो मेरे बारे में जानना चाहता था। हम दोनों की मुलाकात पहले हुई ही नहीं थी। मैंने अपने बारे में बताया और उसने अपने बारे में बताया। जब मैंने उसे कहा कि मैं उस बंगले में रह रहा हूं, उसका चेहरा उतर गया, थोड़ा सा घबरा चुका था। फिर उसने कहा, आप रात को भी वहां रुके? मैंने कहा, हाँ, रात तो वहीं गुजारनी थी। फिर उसका उतरा हुआ चेहरा देख मैंने उससे सवाल किया, क्या हुआ, तुम उस बंगले की बात से ही काफी घबरा चुके हो? उसने कहा, आपको पता है उस बंगले को क्या कहा जाता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा, 1.5 बंगला। मैंने कहा, 1.5 बंगला, यह सुनने में कुछ अजीब नहीं लगता? उसने कहा, बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसका नाम इतना अजीब नहीं है जितना वो बंगला अजीब है। उसे मेहमानों के लिए बनाया गया है, गांव वालों के लिए नहीं। और मुझे लगता है आप तो गांव वाले हैं ना, जैसा कि आपने बताया आपका घर यहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी मेहमान बनकर आप उस बंगले में रह रहे हैं। मैंने उसे कहा, अरे मजबूरी है मेरी, घर टूटा हुआ है, रजिस्ट्री के लिए आया हूं, दोबारा मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। फिर उसने कहा, आपको कहीं और रुकना चाहिए था, वो 1.5 बंगला मेहमानों के लिए है, आप मेहमान नहीं हैं। मुझे उसकी बात समझ में आई ही नहीं, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि 1.5 बंगला सिर्फ मेहमानों के लिए है, रात आपकी अच्छी नहीं गुजरेगी, रात से पहले आप बंगले को बदल लीजिए। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसके बाद गांव में कुछ घूमा और जब बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई तो मुझे घर की तरफ निकलना पड़ा। मैं बंगले में वापस आ चुका था।
मेरे लिए गांव वालों ने खाने का इंतजाम कर दिया था। एक डिब्बे में वो सामान था। मैंने खाना खाया और अब ये रात मुझे यहीं पर गुजारनी थी। कुछ मोमबत्तियां दी गई थीं, एक लालटेन दी गई थी, टॉर्च मेरे पास तो थी ही। रात के 9:30 बजे बारिश थोड़ी सी मध्यम हो चुकी थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। ऐसा लगा मुझे कोई बाहर चल रहा है। अब ये 1.5 बंगला गांव के बाहर बनाया गया था, यानी इस तरफ आने का एक ही रास्ता, और अगर चलने की आवाज आई है तो कोई ना कोई इस तरफ ही आ रहा होगा। बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। कीचड़ पर चलने की काफी ज्यादा आवाजें आती जो बिल्कुल साफ मेरे कान तक पहुंच रही। फिर दरवाजा खटखटाया किसी ने, लेकिन दरवाजे के बिल्कुल साथ खिड़की थी। खिड़की पर कोई पर्दा नहीं लगा था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बिल्कुल दरवाजे के सामने एक आदमी था। मैंने उस आदमी को देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे लगा कोई मुझे डराने के लिए आया है, वरना ऐसा हुलिया बनाकर कौन आता। एक ऐसा इंसान जिसका सर नहीं था और उसने सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ, नीचे लटका हुआ। इस तरह से वो दरवाजे के सामने था। मुझे लगा मेरे साथ कोई भद्दा मजाक किया जा रहा है। ये क्या बात हुई? लेकिन थोड़ा सा डरा भी, क्योंकि आसपास और कोई नहीं था। दोबारा उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि वो चलने लगा और उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे। उसने धोती लगाई हुई थी और ऊपर गमछा पहना हुआ था, एक कोट की तरह गर्दन पर भी कुछ लपेटा हुआ। मुझे लगा अपना सर उसने उसके बीच में छिपाया होगा, लेकिन अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, वरना कटा हुआ सर लेकर कौन घूम सकता है। फिर भी थोड़ा डरा मैं, क्योंकि यह दृश्य बड़ा खौफनाक था। उसके बाद आधे घंटे तक मैंने उस कटे सर वाले इंसान को इस बंगले के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा। अब मैं मान चुका था कि वो एक भूत है, और मैं इस पर यकीन पहले भी किया करता था। कभी कभी ऐसी अंधेरी रात में आप किसी सुनसान जगह पर जाएं, आपको ऐसा भ्रम नजर आ सकता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही था। इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला और वो घूमता रहा और उसके बाद वहां से चला गया। अगली सुबह बारिश कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन गांव में काफी ज्यादा पानी था। हर जगह पानी रुका हुआ था। मैं मुखिया जी के पास पहुंचा और मुखिया जी को कहने लगा, मुखिया जी मुझे बहुत जल्दी है, आज ही काम करवाइए। मुखिया जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, खबरों में आ रहा है इस बार तो बहुत ज्यादा भारी बाढ़ आई है। कई गांव में पानी भर चुका है, और ये भी बारिश का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। हरे सड़क तक कैसे जाएंगे? तुम्हें लगता है बस मिल जाएगी या कुछ और मिल सकता है? मैंने कहा, मुखिया जी लेकिन मैं ज्यादा समय यहां नहीं रुक सकता। मुखिया जी ने कहा, मेरी भी मजबूरी है, अब मैं अपनी जान मुसीबत में नहीं डाल सकता। जमीन मेरे लिए जरूरी है, लेकिन जान उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिर मुखिया जी ने मुझसे पूछा, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारा तो चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। तुम सोए नहीं कल रात? मैंने मुखिया जी को बताया, मुखिया जी कल मुझे सर कटा नजर आया। एक आदमी जिसने अपना सर जो कटा हुआ था अपने हाथ में पकड़ा हुआ, लटकाया हुआ था। मुझे नहीं पता ये सच था या कोई मेरे साथ किसी तरह का मजाक कर रहा था। मुखिया जी कहने लगे, अरे सर कटा नजर आया तुम्हें? तुम घर के अंदर ही रहे ना, बाहर मत निकला करो रात के वक्त, क्योंकि हमारा गांव बसा ही ऐसी जगह पर है। तुम्हें पता है वीरान जगहों पर ऐसा कुछ होता ही है। पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब किसी को सरकटा नजर आया, और तुम्हें भी नजर आया। अब तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ज्यादा डर जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। अपना ख्याल रखना, रात के वक्त बाहर मत निकला करो। मैंने कहा, मुखिया जी मैं तो यहां रहना भी नहीं चाहता, रजिस्ट्री का काम करवाइए जल्दी से, मैं निकलना चाहता हूं। समय बीता जा रहा है, कितने दिन रहूंगा मैं यहां? मुखिया जी कहने लगे, अरे हम भी परेशानी में हैं, क्या करें? देखिए किसी तरह की कोई कमी तो आपको महसूस नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं मुखिया जी ऐसी बात नहीं है। फिर मुखिया जी ने मुझे रुकने के लिए कह दिया। बारिश तेज थी तो उन्होंने कहा, तुम वापस बंगले में चले जाओ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं वो निपटाता हूँ। अब मैं किसी के घर तो रुक नहीं सकता था। मुझे लगा उसी बंगले में वापस चलता हूँ। पानी गांव में काफ़ी ज़्यादा भर चुका था। ये बाढ़ का नतीजा था। बारिश रुके तभी तो पानी निकले। बस मुझे पानी के छंटने का इंतज़ार करना था।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लगभग दोपहर का वक्त था। बादल इतने ज्यादा घिराए थे, बारिश इतनी तेज थी कि अंधेरा हो चला था। मुझे बंगले के अंदर ही बैठे रहना पड़ा। और यकीन कीजिए, इतने दिन एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण आपको लगने लगता है कि यह बहुत बड़ी मुसीबत है। आप उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मजबूरन उस कुर्सी पर बैठा, यही इंतजार कर रहा था कि हे ईश्वर, इस बारिश को रोक दे। मैं कुर्सी पर बैठा। पास में एक अखबार पड़ी थी जो कि लगभग 12 से 13 साल पुरानी थी। यहाँ साफ सफाई के लिए रखी गई होगी। जब कुछ और नहीं, मैं उसे ही पढ़ने लग गया। तभी ऊपरी मंजिल पर एक हल्की सी आवाज़ हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। ये पैरों की आवाज़ थी, किसी की चप्पल टप टप कर रही। मैं उठा और थोड़ा ऊपर जाकर देखने लगा, कहीं ये बारिश की बूंदें अंदर तो नहीं आ रही। उसके कारण ऐसी आवाज़ तो नहीं हो रही जैसे मुझे लग रहा है कोई चल रहा है। लेकिन मैंने उस बंगले में सामने वाले कमरे में किसी को देखा। पीछे से ये एक बुजुर्ग इंसान लग रहा, लेकिन कपड़े कुछ जाने पहचाने से थे। मैंने सीढ़ियों पर खड़े होकर ही आवाज़ लगाई, सुनिए, आप यहाँ कैसे? क्या आप यहीं पर हैं? मैं यहाँ मेहमान हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। उस आदमी ने तब बिना पीछे मुड़े ये कहा, मैं बस कभी कभी यहाँ पर आता हूँ। अरे, तुम्हारी आवाज़ बड़ी पहचानी पहचानी सी लग रही है। मैंने कहा, जी मैं दीपेश। आप मुझे पहचानते तो नहीं होंगे, क्योंकि 27 सालों से मैं इस गांव में नहीं आया। आप अपने बारे में बता सकते हैं? तब उस बुजुर्ग आदमी ने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया। मैं उसे देखता रह गया। वो कोई साधारण बुजुर्ग इंसान नहीं था। वो मेरे दादाजी थे, जो 13 साल पहले मर चुके हैं। और मैं उनके चेहरे को देखते ही पहचान गया। और शुरू में मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वो बस एक टक लगाए मुझे देखे जा रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे और मेरे मन में कई तरह के भाव आ रहे। पहले तो वो प्यार का भाव कि वो मेरे दादाजी हैं, फिर डर का भाव, अरे दादाजी तो मर चुके हैं, मुझे ये क्या नजर आ रहा है। और उसके बाद वो सिहरन सी जो शरीर में दौड़ने लगी, क्योंकि ये चेहरा अब दोबारा नजर नहीं आ सकता था। मैं नीचे की तरफ भागा और जब मैं कुर्सी के पास पहुंचा, ऊपर से दादाजी ने आवाज लगाई, अरे दीपेश, भाग क्यों रहे हो? मैं तो यहीं पर हूं। और उसके बाद मैंने आवाज लगाकर कहा, तुम मेरे दादाजी नहीं हो सकते, तुम मेरे दादाजी नहीं हो सकते, वो तो मर चुके हैं। फिर ऊपर से आवाज आई, अरे मरने के बाद भी तो आत्मा बची होती है। मेरे पास शरीर नहीं है, लेकिन मैं तेरा दादा ही हूं। हाँ, मेरे पास आ, तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो आवाज मुझे डराए जा रही और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इस बंगले को छोड़कर बाहर भागूं या ना भागूं। लेकिन उनकी वो बातें मुझे फंसाने में कामयाब रही। सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ऊपर गया, सामने वाले उस कमरे में अपनी बाजुओं को फैलाए दादाजी मुझे गले से लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा, नहीं दादाजी, नहीं, मैं आपके करीब नहीं आ सकता। आप जिंदा नहीं हैं और मैं भूतों से डरता हूं। दादाजी ने कहा, मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा दादा हूं, आओ, करीब नहीं आओगे? जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, धुएं की तरह दादाजी गायब हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गए और फिर मैंने आवाज लगाई, कहाँ हैं आप? ये क्या हुआ? वो मुझे नजर नहीं आए। मैं वहां ताकता रह गया, जिसके बाद मुझे लगा मुझे इस बंगले से बाहर निकलना चाहिए। शाम का वक्त होने को आ चुका था। कुछ समय मैंने बंगले में बिताया और उसके बाद मैं बाहर आ गया। मैं पहुंचा मुखिया जी के पास और मुखिया जी को इसके बारे में बताया। मैंने कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है मैं वहाँ अकेला रह रहा हूँ तो कुछ अजीब हो रहा है। देखिए, किसी तरह से कल रजिस्ट्री का काम करवा दीजिए ना। आपको जानने पहचानने वाले होंगे, कहीं से गाड़ी मंगवा दीजिए, गाड़ी में जाएंगे, शहर जाकर रजिस्ट्री करवा देंगे। मुखिया जी कहने लगे, शहर में जाना एक बड़ी मुसीबत को गले में डालने के बराबर है। रास्तों पर पानी भरा है और इस बार बाढ़ बहुत भारी आई है। मैंने कहा, मुखिया जी, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुखिया जी ने कहा, कहाँ जाओगे? अरे रात का वक्त है,
अंधेरा होने को आ गया, शहर तक नहीं पहुंच पाओगे। मुखिया जी की बात बिल्कुल सही थी और मैंने ठान लिया, बाढ़ आई है इस बार, मुझे वापस घर जाना चाहिए। यहां तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और रजिस्ट्री तो होने वाली नहीं, छुट्टियां तो ऐसे ही निकल जाएंगी। वहां उस बंगले में कैद हो चुका हूं मैं। वापिस उसी बंगले में आया था। मुखिया जी को दादाजी के बारे में बताया ही नहीं मैंने। मुझे लगा वो एक ऐसी बात है जो मुझे खुद तक रखनी चाहिए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात का वक्त था और मैं अपनी उस खाट के ऊपर लेटा हुआ छत को देख रहा था। ये बंगला बनाया तो बड़े चाव से गया है। छत बड़ी ऊंची रखी गई है। कई जगह अच्छे से बनाया गया है, जबकि कई जगह बहुत खराब तरीके से बनाया भी गया है, यानी काम अभी अधूरा लगता है। लेकिन यहां आने के बाद अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे, जिसके बाद मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब मेरी नजर दाईं तरफ पड़ी, मुझे खून से सनी एक लाश नजर आई और उस लाश के आसपास लाशें ही लाशें थी। मैंने अपनी खाट से इधर उधर झांकना शुरू किया तो मुझे लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। मैं इतना ज्यादा घबराया कि मैं चीखने की कोशिश कर रहा, लेकिन मेरा मुंह बंद सा हो गया, जैसे चिपक गया हो। आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं चीख कर बाहर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर अकड़ चुके थे। मैं भी खून से सना हुआ। इतना भयानक एहसास, और उसके बाद ऐसा लग रहा मैं बचूंगा नहीं। लेकिन फिर झटका सा लगा मुझे। उठा मैं खाट से, आसपास झांका मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। एक मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लालटेन काम कर रही थी, लेकिन लाशें नहीं थी। वो एक भयानक सपना था, इतना भयानक कि मुझे सांस चढ़ चुकी थी। मैं रसोई की तरफ उठ कर गया क्योंकि मुझे पानी पीना था। अगर मैंने पानी ना पिया, मेरा तो गला चिपकने को आ गया था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जब कुछ पानी गले से नीचे उतरा, तब जाकर कुछ अच्छा लगा। फिर मैं वापस खाट पर आकर लेट गया और छत को देख रहा था। सपने में ये छत बिल्कुल अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपरी हिस्सा पपड़ी के कारण उतर चुका हो। तब मैंने देखा सच में ऊपरी हिस्सा, जिसकी पपड़ी उतरकर नीचे मेरी छाती पर गिरी, लेकिन बहुत हल्की थी। लेकिन ये गजब का संयोग था। मैं तो डर गया। और फिर मेरी नजर दाईं तरफ पड़ी। दाईं तरफ कुछ गीला गीला सा, चमकीला चमकीला सा, मुझे खून से सनी एक लाश नजर आई। और अब मैं सपने में नहीं था। ये कोई सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। दाएं बाएं लाशें ही लाशें, नीचे बहुत सारा खून, और करीबन 50 से 60 लाशें होंगी। मैं उठा, मैं चीखा। आवाज निकल पा रही, सपने की तरह नहीं जैसे मुंह से लगा गया हो, लेकिन मैं हिल भी पा रहा। उन लाशों में मेरे पैर फंस रहे और ये दृश्य ऐसा था, पूरा का पूरा बंगला ही खून से सन चुका। दीवारों से खून निकलने लगा। उसके बाद जमीन से खून ऊपर की तरफ निकलने लगा। मेरे ऊपर खून की बूंदें गिर रही थीं। मैं भी खून से लिपट चुका था। फिर मैं दरवाजा खोलकर जो बाहर की तरफ भागा, बहुत ज्यादा तेज भागा, और मैं चीख रहा था तो कुछ गांव वाले घरों से बाहर आए। मैंने उन्हें सच के बारे में बताया। उसके बाद मुखिया जी भी वहां पर पहुंचे और मुझे एक घर के अंदर ले जाया गया। मुखिया जी ने कहा, रात के वक्त बाहर निकलना सही नहीं है, तुम बाहर क्यों निकले? मैंने कहा, मुखिया जी, रात के वक्त उस बंगले में रहना भी कोई मुसीबत से कम नहीं है। मैंने लाशों को देखा, मैंने खून देखा, मैं खून से सना हुआ था। मुखिया जी ने मुझे अपने घर में रखा और वो रात इस तरह से निकली। सुबह सुबह मैं मुखिया जी के साथ उस बंगले में गया। बंगले में एक जगह छेद हो गया था तो बारिश का पानी अंदर आया। खून तो नहीं था, लेकिन बंगले में पानी काफी ज्यादा भर चुका था। फिर मुखिया जी ने कहा, वो एक सपना होगा। मैंने कहा, सपना नहीं, सपने में सपना कुछ अजीब सा था, लेकिन अब मैं यहां नहीं रुक सकता। मुखिया जी, आप मेरे साथ शहर चलेंगे? जो भी काम करवाना हो शहर में होगा, मैं वहीं पर रहूंगा, आपको वहां पर आना होगा। मुखिया जी ने साफ मना कर दिया
और मैंने कहा मुखिया जी फिर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। मुखिया जी ने कहा कि तुम जाओगे तो कैसे जाओगे, बाढ़ आई हुई है, रास्ते बंद हो चुके हैं, नहीं जा सकते तुम। मैंने कहा मुखिया जी मुझे जाना होगा। मैंने अपना बैग पकड़ा और मैं गांव से दूर जाने लगा। मुझे बस कुछ किलोमीटर उस सड़क तक जाना था और सड़क पर कोई ना कोई गाड़ी या कुछ ऑटो वगैरह मुझे मिल ही जाएगा। ये सोचकर मैं उस तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव से बाहर निकलते ही कुछ रास्ते ऊंचाई पर तो कुछ रास्ते ढलान की तरफ थे, पानी सबको समतल किए हुए, और एक जगह तो मेरा बैग मेरे हाथ से छूटने वाला था। मैं बैग वहां से निकाल ही नहीं पा रहा। बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था, कपड़े थे, लेकिन मुझे अब बचकर वापस आना पड़ा। पानी ज़्यादा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं। मैं गांव में वापस आ गया और मुखिया जी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम नहीं जा पाओगे, मैंने कहा था। जब बाढ़ आ ही जाए तो क्या ही कर सकते हैं, तुम गलत समय पर यहां पर आए हो। और मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात, ये आपकी बात सही है। बाढ़ का माहौल है, हर तरफ पानी भरा है, बारिश ऐसी जो रुकती नहीं, और बंगला ऐसा जिसका नाम ढेड़ बंगला है, वो भूतिया है, वो भूतिया बंगला। मैं वहां नहीं रुकने वाला, मैं वहां नहीं रुकूंगा। मुखिया जी ने कहा तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, तुम्हें कोई और घर दे देते हैं, वहां पर रुको तुम्हें उस बंगले में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। पता नहीं क्या हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाढ़ आई है ना, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। पहली बार पूरा का पूरा इलाका सुनसान हो चुका है, शायद इसी कारण ये सब हो रहा है। अपने आप को संभाल कर रखना। मुझे एक घर दिया गया। वक्त दोपहर का ही था। मैं ये सोच रहा था यहां से निकलूं तो कैसे निकलूं, मुझे तो गड़बड़ का एहसास होता है। लेकिन दोपहर के वक्त ही अंधेरा हो गया। बादल इतने ज्यादा थे और बारिश रुक चुकी थी, पूरी तरह से बारिश रुक गई, जैसे रात का वक्त हो। तब दरवाजा खटखटाया था किसी ने। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने बस सवाल पूछा, कौन हो तुम? और जवाब आया, मैं मुखिया। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना घबराया हुआ, मैंने कहा जी मैं मिलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं जानना चाहता था कौन से मेहमान, और मुखिया जी ने कहा हैं कुछ। मैंने कहा यहीं से बात कर लीजिए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मुझे सबसे डर लग रहा था। और मुखिया जी ने कहा तुम सबसे बात नहीं कर सकते, सबकी आवाज नहीं निकलती। मैंने कहा सबकी आवाज नहीं, कहना क्या चाहते हैं? मुखिया जी ने कहा वो सरकटा भी है, वो भी मिलना चाहता है। जब मुखिया जी ने यह कहा, मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर भीड़ थी, दादाजी की आत्मा, लेकिन अलग ही रूप में, बड़े भयानक, सरकटा, और वो लाशें खून से सनी हुई। वो खड़े थे। भीड़ इस घर को घेर चुकी थी, और तब मुझे लगा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। वो बंगला भूतिया नहीं है, ये पूरा का पूरा गांव भूतिया है। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और मुझे नहीं पता मैं यहां से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। मैंने पीछे वाली खिड़की से झांका, दरवाजे से बाहर देखा तो इस घर को चारों तरफ से घिरा गया था। चारों तरफ वो भीड़ थी और हर कोई देखने में ऐसा लग रहा जैसे वो जिंदा ना हो। पूरा का पूरा गांव मुझे घेर कर मुझे घर से बाहर आने के लिए कह रहा था, और मैंने घर की दीवारों में आंखें देखीं। दीवारों में आंखें थीं जो मुझे घूर रहीं। मैं इतना ज़्यादा डरा कि मैं किस तरफ भागूं समझ में नहीं आ रहा। चारों दिशाओं में वो ही थे और मेरे दिमाग ने काम किया। छत, उस घर की छत कमज़ोर थी। मैं किसी तरह एक खंबे पर चढ़कर छत तक पहुंचा और ऊपर से देखा मैंने भीड़ जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही, लेकिन पास के पेड़ के तने को खींचकर मैं उस पेड़ पर पहुंच गया। किसी को अंदाज़ा तक नहीं लगा
लेकिन वो भीड़ मुझे घर से बाहर निकालने पर उतारू। पेड़ के पास से खिसक कर जब मैं भागा, देख लिया उस भीड़ ने। मुझे पकड़ने की कवायद जारी थी उनकी, लेकिन मैं बहुत तेज भाग रहा और अब मैं रुकने वाला नहीं था। मुझे पीछे से वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दीपेश रुको, रुको दीपेश, तुम कहीं नहीं जा सकते, बाढ़ के कारण रास्ते बंद हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा है, पानी तुम्हें मार देगा। रुक जाओ दीपेश, रुक जाओ, हमसे डरो मत, हम तुम्हारे अपने हैं, हम बस तुम्हें अपनाना चाहते हैं। तुम मेहमान नहीं हो, तुम अपने हो, तो हमारे जैसे बनकर रहो। मेरे हाथ में कोई सामान नहीं था। मैं किसी तरह से गांव से बाहर निकला था, लेकिन बाढ़ के कारण पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, नदियां उफान मार रही थीं। मुझे कोई पगडंडी, कोई सड़क नज़र नहीं आ रही। गांव से ज़्यादा दूर निकला ही नहीं था। सड़क किस तरफ है मुझे याद तक नहीं, और इतने अंधेरे में दिशा का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन मैं गांव की तरफ नहीं जा सकता था। मैं आगे की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पानी इतना ज़्यादा कि मेरे पैर नीचे लग ही नहीं पा रहे। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा था। मुझे लालटेन नज़र आ रही थी। उस इलाके में मुझे ढूंढा जा रहा था और मैं एक ही तरफ जा सकता था अगर जिंदा बचना चाहता। मुझे पानी के पार जाना था, मुझे सड़क तक जाना था, गांव से दूर किसी और के पास। ये गांव के लोग मुझे अपने जैसा बना लेंगे, इसीलिए मैंने तैरना शुरू किया। मैं तैर कर किसी तरह दूसरे रास्ते पर पहुंचा और जगह जगह पानी, बार बार तैरना पड़ता। कपड़े भीग चुके थे, वक्त दिन का था और एक जगह मुझे सड़क नजर आई, लेकिन नदी के पार। वो प्राकृतिक नदी नहीं थी, सिर्फ बाढ़ के कारण बनी हुई नदी लग रही, जिसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज और पीछे से आ रही चिल्लाने की आवाज़ें जो बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने तैरना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से हाथ मारता हुआ किसी तरह नदी को पार करके जब दूसरी जगह पहुंचा, मैंने देखा बादल थे ही नहीं। अचानक ही शाम का वक्त हो गया। पूरा का पूरा आसमान खाली था और पीछे मुझे कहीं पानी नजर नहीं आया। माना कुछ हद तक पानी था, लेकिन इतना नहीं जैसे कि कोई नदी हो। दूर दूर तक इतना पानी मुझे दिखा ही नहीं और मैं सड़क पर लेट चुका था। तब मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैं इंतज़ार करता रहा, कोई तो आएगा, कोई तो मिलेगा आगे मुझे कुछ गाड़ियाँ, कुछ ट्रक नज़र आए। मैं सामने आया, लेकिन ना ट्रक रुका ना गाड़ी। 2 घंटे अंधेरे तक वहाँ मैं यही कवायद करता रहा कि किसी तरह मैं शहर पहुँच जाऊँ। और एक आदमी जो अपने परिवार के साथ था, उसने गाड़ी रोकी। मैं बोनट पर सर मार कर कहने लगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे शहर तक पहुँचा दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और उसने जैसी मेरी हालत थी उसके बावजूद मुझे गाड़ी के अंदर आने दिया। गाड़ी में बैठते ही मैंने माफ़ी मांगी। जी माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, आपकी गाड़ी गंदी कर दी, लेकिन मैं मरते मरते बचा हूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम अकेले में यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने उस गांव के बारे में बताया। भूतिया गांव जी, भूतिया गांव, मैं फंस गया था। यहाँ बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से बाहर निकलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ आसपास के इलाके में अब तक बाढ़ का पानी नहीं आया और तुम कह रहे हो 4 दिन से बारिश हो रही है। बारिश तो 4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद तो बारिश हुई ही नहीं। मैं देखता रह गया, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही थी उस गांव में। और जब उस आदमी ने मेरे गांव का नाम पूछा, मैंने बताया और फिर वो आदमी कहने लगा, ये तो वही गांव है ना जो पूरी तरह से वीरान है। कोई गाड़ी वहाँ नहीं जाती, कोई बस वहाँ नहीं जाती। कुछ लोग उसे श्रापित कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं जब गांव को लोग छोड़ गए तो वहाँ भूत प्रेत ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा नहीं था। फिर उस आदमी ने मुझे शहर तक पहुँचाया। मेरे रुपए भी गीले हो चुके थे, वो नोट भीगे हुए, जिसे किसी तरह मैं चला पाया। और कई लोग मिले मुझे, हर कोई एक ही कहानी बता रहा।
उस गांव में कोई नहीं रहता। वहां हमेशा कहते हैं सीलन रहती है। और मैंने कहा हाँ, वहां तो बारिश नहीं रुकी। यहां लोग कह रहे हैं 4 दिन पहले बारिश हुई थी। वो बाढ़ माना साल 2004 है और बाढ़ बिहार में आई हुई है, लेकिन इतनी नहीं आई इन इलाकों में। जहां से मैं निकल कर आया हूं वो जगह ही कोई और बन गई थी। मैं अच्छे से समझ चुका था कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद मैं वहां से निकला और अपने घर तक आते आते वहां से घर आते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल निकल चुके हैं। और घर आकर मैंने इस बारे में अपनी बीवी को बताया था। और लगभग इसके 2 साल बाद साल 2006 में मैं अपने कुछ साथियों के साथ उस गांव में गया था वो सच्चाई का दोबारा पता करने के लिए। और यकीन कीजिए वहां वैसा कोई घर नहीं था, कोई डेढ़ बंगला नहीं था। उस समय मेरे इतने साथी मेरे साथ थे तो मुझ में हिम्मत हुई वहां जाने की। लेकिन वो ज़मीन आज तक मैं बेच नहीं पाया हूं और मुझे लगता है भविष्य में भी उस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकेगा। शायद वो जगह ऐसी ही है और ऐसी जगहों को वीरान ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप जितनी अच्छी कमेंट करेंगे मैं उनमें से कुछ खास कमेंट्स का चुनाव करूंगा, उन्हें रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो बहुत ज़्यादा अच्छी कमेंट्स होंगी और उनका अच्छा रिप्लाई होगा मैं उन्हें खास तौर पर स्टोरी के तौर पर लगाऊंगा और इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करूंगा। तो आप अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।